जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, पॉलिटी में आपको क्या बता रहे थे। पॉलिटी में आपको हम संशोधन के बारे में बता रहे थे कि किस बारे में बता रहे थे। संशोधन आपको हम 100 संशोधन नहीं, पूरा तो नहीं, लेकिन उसमें से जो मेन संशोधन थे उन सबको बारे में बता दिए थे, 100 तक बताए थे। एक बार रिकॉल करा देते हैं कौन कौन। देखिए क्या बताए थे आपको। संशोधन पहला संशोधन आपको, पहला संशोधन कब था 1950 में। पहला संशोधन जो था वो किसके था, तो भूमि चकबंदी किसके बारे में था, चकबंदी के बारे में। जिसके भी जो जमीन है वो एक पास करने के लिए था पहला संशोधन। इसमें नवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किसके बारे में था, नवीं अनुसूची। उसके बाद 7वां संशोधन, एक बार किसका देते हैं, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन जो था वो किसके लिए था, तो 7वां संशोधन जो था वो आपको हम बताए थे सह आयोग। कौन सा, सह आयोग। तो सह आयोग के बारे में था। 7वां संशोधन किसके बारे में था, सह आयोग के बारे में था। सह आयोग किस लिए लाया गया था, तो राज्य को गठन करने के लिए, किसको, उसके भाषाई आधार पर राज्य को गठन करने के लिए सह आयोग। उसके बाद एक 8वां संशोधन में आपको बताए थे SC और ST का जो आरक्षण था वो 1960 से लेकर 1970 तक जोड़ा गया था, 70 तक। फिर उसको 18वां संशोधन पेप्सू राज्य के लिए, पेप्सू राज्य का, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य के लिए था 18वां संशोधन। मेन संशोधन याद रखना है, 18वां संशोधन। उसके बाद 21वां संशोधन आता है। 21वां संशोधन के हिसाब से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, तो उसमें से 22 भाषा पहले नहीं थी, तो 21वां संशोधन कर उसमें सिंधी जोड़ा गया। क्या जोड़ेगा, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 21वां पर से आ जाएगा 21 के बाद आता है 35वां संशोधन। 21 के बाद 35 संशोधन सह राज्य के लिए, सिक्किम। 35 नहीं था, 34 आता है सिक्किम। और 35वां जो था वो पूर्ण राज्य के लिए था, पूर्ण राज्य के लिए था सिक्किम। भारत का 35वां संविधान संशोधन कर भारत का 22वां राज्य कौन बना था, सिक्किम बना था 16 मई 1975 को ना। हाँ, उसके बाद 35 के बाद आ जाता है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। यह भी संविधान का गला घोटने वाला संशोधन किसे कहा जाता है, 42वां संशोधन को कहा जाता है। 42वां संशोधन 1976 में, कब किया गया था, 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही से इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कराया गया था। राष्ट्रपति से बहुत सारी शक्तियाँ छीन ली गई थी, और राष्ट्रपति से जो शक्तियाँ थी, आपातकाल की शक्ति, वो किसे दे दिया गया था, प्रधानमंत्री को दे दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ों के इसमें जोड़ा गया था, लेकिन इसमें अच्छी भी बातें भी जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह के सिपाही पर। फिर जितनी भी कमियां जो थी वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर इसे कमी को दूर किया गया। 44 पर से आता है कल 52वां संशोधन। 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए था। किसके लिए था, दल बदल के लिए। इसमें अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची। पहले 9वीं अनुसूची कौन जोड़ा गया था, चकबंदी के लिए फर्स्ट में, और 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52 पर से आता है 61वां माता अधिकार की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। माता अधिकार की आयु 18 वर्ष से घटाकर कब कर दिया गया था, 21 वर्ष हटाकर कब कर दिए गए, 18 वर्ष कर दिए गए। उसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन SC आयोग के लिए, और सिम आयोग के लिए। और जो 79वां संविधान संशोधन आता है ST आयोग के लिए। आपको एक पास बताए थे इस समय। उसके बाद 65 पर से आ जाता है 69 आता है पहले। 69 किसके लिए था, तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा लागू किया गया। और 17वां संविधान संशोधन कर इसे दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभा है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन
71वां संविधान संशोधन किसके लिए था? तो आपको बताए थे जो भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान देखिए 21वां संविधान कहाँ गया, ये इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़े गए? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा जोड़े गए। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़े गए 8वीं अनुसूची में। फिर 71 के बाद आता है सीधा 73, उस पर लिख देते हैं 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था? तो नगर पंचायत किसके लिए था? नगर पंचायती राज, नगर पंचायत करे पंचायत राज के लिए था। और ये अनुसूची जो रहेगा 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। और 74वां संविधान संशोधन जो था वो किसके लिए था? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए। और ये नगर पालिका जो था वो 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में जुड़ेगा। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं पंचायत कब लागू किया गया था? भारत में पंचायत लागू कब किया गया था? डेट पूछता है एग्जाम एग्जैक्ट, कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी बताइए। तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पंचायत लागू किया गया भारत में। सबसे पहले भारत में कहाँ लागू किया गया था? नागौर में, राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहाँ पर 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद कौन आता है? 89। तो आपको यहीं पे बता दिए थे 89, तो 89 हटाते हैं। 84 के बाद सीधा ये 84, 74 उठा, ये 84 और 86, 89 तो आपको बता दिए यहाँ पर। देखिए 84 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है सीटें हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीटें जो है वो 2026 तक नहीं बढ़ेगी, 2026 तक नहीं बढ़ेगी। और जो 86 है ये होगा, 86 में कहा गया कि 2024 में जो सीटें बढ़ेगी वो किस जनगणना पर आधारित होगी? तो 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना 2001 की जनगणना पर कब होगी? 2001 की जनगणना पर। देखिए 84 में कहा गया 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। और अभी वर्तमान में जो किस जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। और 86 में जो होगी वो 2001 में होगी। 86वां जो संविधान संशोधन में जो सीटें बढ़ाई जाएगी वो 2001 की जनगणना पर बढ़ाई जाएगी। उसके बाद और कौन आ जाता है? 91 संशोधन, सीधा 91 संशोधन मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद की जो सर्कल होगा वो लोकसभा का 15%। कितना परसेंट? लोकसभा का 15%। उसके बाद आज ये 92 संविधान संशोधन, 92 में भाषा जोड़ेगा कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। उसके बाद 99 में क्लोजियम के लिए, क्लोजियम न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था उसको हटा देगा, क्लोजियम। उसके बाद 100 में क्या था? 100 तक बात का बताए थे। जो बांग्लादेश से सीमा विवाद, बांग्लादेश से सीमा विवाद जो था उसको सुलझाएगा। यहाँ तक आपको हम कंप्लीट बता देते हैं, रिकॉल करा दिए। अब देखिए 101 में क्या है? जीएसटी की चर्चा है। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी 101 में कौन सा 101वां संशोधन जो था वो जीएसटी के लिए था। कहता जीएसटी के लिए था। जीएसटी भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सिक्किम। कौन था? सिक्किम। ये जीएसटी था। 100 हो गया। 102 में क्या था? देखिए 102 में अब ओबीसी आयोग, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। 103 जो था वो किसके लिए था? ईडब्ल्यूएस। और 104 आपको बता दिए 104 किसके लिए था? तो जो एससी एसटी का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण जो है, आरक्षण 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिए गए, 2030 तक कर दिए गए हैं। तो ये क्या था? सब संशोधन के बारे में था। इतना आपको संशोधन याद रहता है तो कोई भी एग्जाम जो है वो छूटेगा नहीं आपको।
सब संशोधन याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना है। देखिए विधेयक कोई भी संशोधन कैसे होता है, कोई भी संशोधन आप डायरेक्ट संशोधन नहीं ना कर देते हैं, पहले उसका प्रारूप तैयार होता है कि संशोधन में क्या मांग है, मतलब क्या करना है। तो पहले प्रारूप तैयार होगा, फिर उसको डायरेक्ट संशोधन के लिए नहीं भेजेगा, फिर जाएगा लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में क्या विधेयक जाएगा, क्या था विधेयक। प्रारूप जब प्रारूप तैयार हो जाएगा तो उसको हम लोग विधेयक बोलेंगे, और ये विधेयक जाएगा कहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा में। जैसे प्रारूप तैयार हो गया, प्रारूप तैयार होगा, ये प्रारूप जो है वो क्या बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा। और ये विधेयक जाएगा लोकसभा में, लोकसभा पारित कर देगी, कहाँ जाएगा, संसद में। ये विधेयक जाएगा संसद में पारित जाएगा, संसद में जाएगा। संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, और ये पारित कर देगा। और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, संशोधन क्या हो जाएगा, संशोधन। राष्ट्रपति जैसे ही साइन करते हैं तो संशोधन होता है। लेकिन आपको बताए थे कि कोई ऐसा भी विधेयक जाता है कि लोकसभा से पारित, संसद से पारित ही नहीं होता है, तो विधेयक तो गिनाएगा लेकिन वो संशोधन नहीं गिनाएगा। तो इस हिसाब से, जैसे मान लें कि एक और संशोधन लाया गया, 1951 में, तो ये पारित हो गया चकबंदी के लिए, ये पारित हो गया चकबंदी के लिए। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति साइन कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ से ही पारित हो गया। देखिए यहाँ से पारित हो गया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिए। अब तो ये क्या बन जाएगा, एकवा संशोधन। एक बार पहला विधेयक, पहला संशोधन। फिर अगर दूसरा भी ऐसे ही दूसरा कोई विधेयक आया, वो भी पारित हो गया संसद से, राष्ट्रपति साइन कर दिए, तो ये जगह दूसरा विधेयक, क्या था, दूसरा विधेयक, दूसरा संशोधन, दूसरा विधेयक, दूसरा संशोधन। लेकिन कोई ऐसा विधेयक आया जो लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि 3वां संशोधन लाएगा, लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो जब पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं, तो वो भी नहीं गया। तो लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं गिनाएगा, क्या कुछ नहीं गिनाएगा। फिर अगर उसी तरह से चौथा संशोधन आया, चौथा विधेयक आया, और ये जो चौथा विधेयक आया, फिर अगर लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, राष्ट्रपति साइन नहीं हुआ, तो ये भी कट जाएगा। फिर 5वां विधेयक आया, लेकिन 5वां विधेयक क्या होगा, पारित हो गया, तो संसद से पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति साइन कर दिए, तो हो जाएगा, ये विधेयक हो जाएगा। लेकिन ये विधेयक 3 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 3, क्योंकि ये दोनों पारित नहीं हुआ था। अगर ये दोनों पारित होते तो ये भी 5 कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पारित नहीं हुआ तो इस संशोधन में गिनती नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर सीधा कहाँ बनेगा, 3 बनेगा यहाँ पर। फिर इसी तरह से छठा विधेयक आया, पारित हो गया, और तो ये बन जाएगा 4वां संशोधन, क्या होगा, फोर्थ संशोधन। तो इसी तरह से क्या होता है, संशोधन में जो विधेयक और संशोधन में जो है वो गैप होने लगता है। उसी तरह से आपको 101वां विधेयक जो है, 101वां का संशोधन जो है, ये क्या है, ये संशोधन है। तो 101वां संशोधन जो है, तो इसका विधेयक जो था, इसका विधेयक जो था 122वां विधेयक। कौन सा, 122वां विधेयक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधेयक जो थे वो पारित नहीं हो पाए थे, पारित नहीं हो पाए थे, तो जिस वजह से संशोधन नहीं हुआ। तो जो GST जो था वो 101वां संशोधन किया गया था, लेकिन जो GST 101वां संशोधन था, लेकिन ये विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक। यहाँ पर विधेयक देखा है, विधेयक में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन संशोधन में गैप होता है, क्योंकि विधेयक पारित हो ही नहीं पाता है। तो विधेयक में कोई गैप नहीं होता है, गैप किस में होता है, संशोधन में। तो ये जो GST जो लाया गया था वो 101वां संशोधन हुआ था, 101वां संशोधन था, लेकिन विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक। तो इसे यहाँ पर अगर GST देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 122वां विधेयक, पारित हो गया, और यहाँ पर 101वां संशोधन, कौन सा, 101वां संशोधन। तो यहाँ पर आपको याद रखेगा, तो ये कौन सा है, 122वां विधेयक। तो 122वां विधेयक कौन सा है, GST। उसी तरह से ये 123वां हो जाएगा, 123वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 123वां। उसी तरह से ये 124वां हो जाएगा, 124वां। फिर अंतिम संशोधन है 104, लेकिन 104 में जो है 125 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 125 विधेयक जो था वो पारित नहीं हुआ। तो यहाँ पर मान लें कि 125 विधेयक पारित नहीं हुआ, तो यहाँ पे गिनती नहीं हुआ। फिर तो आया 126 विधेयक, कौन है, 126। तो 126 जो था SC ST था, 126। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो समझ गए आप विधेयक क्या होता है और संशोधन क्या होता है। पहले प्रारूप तैयार होता है, प्रारूप तैयार होने के बाद जब संसद में भेजा जाता है उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। और विधेयक तो हमेशा, विधेयक में कोई गैप नहीं होता है। अगर संसद पारित करती है तो वो चल जाएगा संशोधन में, अगर पारित नहीं करती है तो वापस आ जाएगा, बस इतना ही। तो ये क्या था,
संशोधन के बारे में था। किसके बारे में था? संशोधन के बारे में। अब उसके बाद आपको पढ़ना है केस के बारे में, केस स्टडी। तो बहुत जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण केस थे उनके बारे में पढ़ना है। जैसे आपको नाम एक आएंगे केशवानंद भारती, पहला नाम आएगा शंकर प्रसाद। उसके बाद एक और नाम आएगा सज्जन सिंह। उसके बाद आएंगे गोलकनाथ। ये 3 मामला थे। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए जो शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह में जो मामला था, ये मामला गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि संसद जो है वो क्या कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन क्या कर सकती है? मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन जब जैसे ही गोलकनाथ का मामला गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मूल अधिकार में जो है वो संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। और ये जो था वो इसमें 11 जज बैठे थे। कहते 11 जज। कितने जज बैठे थे? 11 जज बैठे थे। और इन्होंने कहा कि नहीं, मूल गोलकनाथ का मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो मूल अधिकार में मतलब संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये हो गया। जबकि पहले 2 मामले शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें चेंज हो सकता है, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन गोलकनाथ में ऐसा नहीं। जो गोलकनाथ मामला जो था वो संवैधानिक रूप से दूसरा सबसे बड़ा पीठ था। अब आता है सीधा एक और नाम आता है, आपको सुने होंगे एक और नाम, केशवानंद भारती। कौन सा नाम सुने होंगे? केशवानंद भारती। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, इससे कोई दिक्कत, आपको ये बस याद रखना है कि जो शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेंज हो सकता है, यानी मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ में कहा था संशोधन नहीं हो सकता है। तो अब आता है मेन केशवानंद भारती। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, केरल की जो सरकार थी, आपको देखिए अंग्रेजों का समय क्या था कि जो अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, जमींदारी टैक्स वसूलने के लिए जमींदार रख देते हैं। और जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो थे वो अपने एरिया में बहुत सारे ज़मीन को दे देते खेती करने के लिए। जमींदार खुद टैक्स वसूलता था और जमींदार से टैक्स कौन वसूलते थे? अंग्रेज। ये परंपरा थी। लेकिन जब देश उन लोग छोड़ कर गए, आज़ाद हुआ तो देश से जब गए तो जमींदारी व्यवस्था बहुत मतलब भारी पड़ने लगा भारत को। तो इसमें केरल में एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती, जिनके पास एक जमींदार थे, एक पूर्वज इनके भी जमींदार थे। तो केशवानंद भारती जो थे वो इनके पास बहुत कई सैकड़ों एकड़ में ज़मीन था। कहीं पर मठ था, कहीं पर सामूहिक रूप से धार्मिक सब पूजा पाठ मेला हो गया, पूजा पाठ हो गया, मंदिर हो गया। तब बहुत सारे इसमें इनके अंदर में थे। तो कोई बहुत दूर तक ज़मीन था इनके पास। तो केरल की सरकार ने कहा कि देखो नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारा क्या करते हैं, ज़मीन को हम सरकार रख लेती है। आपकी ज़मीन कौन रख लेगी? सरकार रख लेगी। तो केशवानंद भारती चले गए कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुँच गए। आपको बताए थे आर्टिकल, देखिए आपको मूल अधिकार भाग संख्या 4 में आपको उसी तरह बताए थे। अब आर्टिकल याद कीजिए, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, और 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता 25 कहता है। तो आर्टिकल 26 लेकर गए थे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि यहाँ इनके जो ज़मीन पर बहुत सारे मठ थे, यहाँ बहुत सारे मेला वगैरह पूजा पाठ होता था। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी लेकर गए थे कि आर्टिकल 26 कहता है कि हमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, फिर आप ज़मीन कैसे ले सकते हैं, सरकार कैसे ले सकती है? तो कहा गया है, केशवानंद भारती ने कहा कि ठीक है, आपने ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर 11 जज बैठे। कहाँ पर? 11 जज था गोलकनाथ में, इसमें 13 जज थे। 13 जज देखिए
कोई भी जजों की जब पीठ होती है वो हमेशा ऑड नंबर में होती है। क्यों ऑड होती है कि मान लो अगर यहाँ पर 12 जज होते तो मान लो अगर 6 कहते कि नहीं हाँ, ये गलत है और 6 कहते कि नहीं ये सही है तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक को ज़्यादा रखते हैं कि जहाँ पर अगर भारी हुआ तो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो 13 जज थे, ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। तो केशवानंद भारती में 13 जज थे। इन्होंने यहाँ पर कोई 1 महीना तक जो है सुनवाई चला था। तो हालांकि इसमें केशवानंद भारती केस जो थे हार गए थे। तो केशवानंद भारती में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपने तो ये ठीक कहा, लेकिन इसमें अब इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देखिए यहाँ पर तो बहुत दिक्कत हो गया। तो इस केस को डिसीजन लेने के लिए कई सारे जो है वो विदेशी जो मतलब ऐसा कानून एक ऐसा केस होगा तो विदेशी के ऐसा केस हुआ था तो उसमें पढ़ा गया। और भी जितने जो संविधान थे विदेशों का उसमें उस संविधान में भी ये सब पढ़ा गया कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। क्योंकि सरकार के पास भी ज़मीन होना अनिवार्य है। मान लें कि सरकार के पास भी ज़मीन नहीं है और तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मान चलो जनता जो है जनता के पास अथाह पैसा हो गया तो सरकार कुछ बुझेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार ने कहा सरकार को भी पास ज़मीन होना अनिवार्य था। तो इसमें बहुत सारे विदेशों के जो संविधान को देखा गया पढ़ा गया उस हिसाब से डिसीजन लिया गया कि नहीं केशवानंद भारती में कहा कि नहीं संसद जो है वो क्या कर सकती है मूल अधिकार में चेंज कर सकती है लेकिन उसका कभी भी मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो जैसे आप देखते होंगे एक्चुअली क्या हुआ था कि जो जर्मनी का जो सिद्धांत था तो उस समय हिटलर था। कौन था? हिटलर ने कहा कि जैसे आप संशोधन कर सकते हैं 2 बहुमत से, 2 बहुमत से आप संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार संशोधन बताए थे सुधार के लिए और एक नॉर्मल संशोधन एक होता है एक 2 बहुमत से और एक 2 बहुमत प्लस राज से। तो इससे संशोधन क्या कर सकते हैं आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप मूल ढांचा नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि हिटलर जो था उस समय संशोधन किया और कहा कि लोकतंत्र आज से खत्म होता है और आता है राजतंत्र। तो ऐसे तो मूल ढांचा चेंज हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती में कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसका मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि सीधा भाग संख्या 4 आता है भाग मूल अधिकार 4 आता है तो ये नहीं कि आप सीधा लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेनली मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। तो यही कहा गया था किसमें? केशवानंद भारती में। हालांकि केशवानंद भारती जो है केस हार गए थे। क्या होते हैं? केस हार गए थे। तो और भी केस के बारे में पढ़ना है तो आज के लिए यही तक रहने देते हैं। बस आपको इतना याद रखना है शंकर प्रसाद और सदस्य में कहा गया मूल अधिकार में चेंज कर सकती है। फिर गोलकनाथ में कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है और केशवानंद भारती में कहा कि संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है और ये संशोधन के बारे में याद रखना है। बस इतना ही याद रखिएगा और आपको ये बार बार देखिएगा तब जाकर आपको माइंड में ये सेट होगा, नहीं तो आप बार बार भूल जाएंगे। बस इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ नहीं लिखिएगा, बस नंबरिंग याद रखिएगा, उससे आपको माइंड में इंजेक्ट करने लगेगा। नंबर बस याद रखना है कि 1 देखना है, 7 देखना है, 8 देखना है, 18, 21, 34, 35 ऐसे देखना है। तो ये क्या था आप केस के बारे में बता दिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलती है किसी नेक्स्ट क्लास में।